संवाद भारत की सत्ता, सियासत और सियासी गलियारों की चर्चा में आज हमारे साथ गुमारवी विधानसभा क्षेत्र से विधायक राजेश धर्माणी हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है संवाद भारत। धन्यवाद, नमस्कार। पहले तो आपसे मैं आपके प्रारंभिक करियर के बारे में आपसे बात करूंगी। आपने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की, तो फिर ये विधायकी क्यों? देखिए, इंजीनियरिंग में जाने से पहले से ही मैं कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़ा, एनएसयूआई के माध्यम से। 1988 की बात है। और मन में एक इच्छा होती थी कि हम कुछ ऐसे बदलाव चाहते थे जो शायद राजनीति में आने से ही संभव होते हैं। तो इस उद्देश्य से धीरे धीरे हम राजनीतिक क्षेत्र में आगे बढ़ते गए। और जब मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में था उस समय भी मैं पॉलिटिकली एक्टिव होता था। और अब कॉलेज से बाहर जाके हमीरपुर, कांगड़ा, ऊना, कुल्लू, मंडी, इस रीजन में सब जगह हमने काम किया, शिमला। तो लगातार चले रहते थे और जो भी पार्टी के लिए बन पाता था उसको करते थे। 2007 से 2017 तक आप विधायक रहे, लेकिन 2017 में आप हार भी गए थे। अपनी हार का उस समय क्या कारण मानते हैं, और आगे के लिए, क्योंकि आपने इस बार चुनाव लड़ा और आप जीते भी, इम्प्रूवमेंट आपने कहाँ की, और उस समय हारने का आप सबसे बड़ा रीज़न क्या मानते हैं? हारने का सबसे बड़ा कारण तो एक कारण नहीं होते, वैसे तो छोटे छोटे कारण कई होते हैं। हर पोलिंग बूथ पे अलग मुद्दे होते हैं और कैंडिडेट की एक ही होता है। कई पोलिंग बूथ पे हमें बढ़त मिलती है, कई पे नहीं मिलती है। लेकिन मुख्यतः यही था कि भारतीय जनता पार्टी ने उसमें बिलासपुर ज़िला में खास करके ये प्रचार प्रसार जोर शोर से किया कि बीजेपी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं ये भाजपा सरकार बनने के बाद मुख्यमंत्री बनेंगे। और चूंकि उनका जो घर है उसके आसपास का एरिया सारा मेरी कंस्टिट्यूंसी में आता है, और उन्होंने भी लोगों में ये सिग्नल देना शुरू किया कि इस कंस्टिट्यूंसी को हो सकता है मुझे ज़रूरत पड़े। तो एक वो भी बड़ा फैक्टर था। और भाजपा ने जो अपने उम्मीदवार थे उनको बेचारा बना के प्रस्तुत कर दिया। और कुछ मेरे में भी थोड़ा सा लगता था मुझे कि एक इसको बोलते हैं कि कुछ ऐसी गतिविधियां थी, मतलब इस वजह से मुझे लगता था कि मैं चुनाव नहीं लड़ना चाह रहा था। तो मैं थोड़ा सा आपके बारे में और भी बात कही जाती है, जैसे आपने गतिविधियों की बात की कि धर्माणी जी बड़े एरोगेंट से हैं। आप इसको अपना प्लस पॉइंट मानते हैं या वीक पॉइंट मानते हैं? एरोगेंस तो 0% है। एरोगेंस तो नहीं है। हम साधारण परिवार से हैं, साधारण व्यक्ति हैं, लेकिन डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रहता है और जो मैं एक्सप्रेस करता हूँ, अब उसको दूसरा व्यक्ति एरोगेंट मान ले, वो तो बात मैं समझता हूँ कि जस्टिफाइड नहीं है। एरोगेंस समथिंग डिफरेंट एंड टू डिफर ऑन सम सर्टेन इशूज, दैट इज डिफरेंट थिंग। आप वीरभद्र सरकार में सीपीएस भी रहे, लेकिन 1 साल बाद आपने इस्तीफा दे दिया और आपने सीपीएस वाली कोई भी सुविधाएं नहीं ली। क्या कारण था आपने इस्तीफा दिया? यही डिफरेंस ऑफ व्यूज आ रहा था कि उसका रीज़न क्या था सर? उसके पीछे भी यही था कि मुझे लगा कि जो पद हमें दिया गया है वो पद नाम का है और उसमें कोई संवैधानिक ऐसी व्यवस्था नहीं है कि हम कुछ काम कर सकें। और उससे दो तरह का काम प्रभावित हो रहा था कि जो विधायक के तौर पे कर सकते थे वो सीपीएस नहीं कर सकते, ना तो विधानसभा में कोई क्वेश्चन रेज कर सकते हैं, ना विधानसभा की कमेटियों में हिस्सा ले सकते हैं, ना विधानसभा में कोई प्रस्ताव ला सकते हैं। और सीपीएस जो है कैबिनेट का भी हिस्सा नहीं होते कि वहाँ पे कुछ कंट्रीब्यूट कर सकें। तो इसलिए मुझे लगा कि शायद मुझे ये गैर जरूरी लगा। जब आप वीरभद्र सिंह जी से मिले, आपने कहा कि मैं इस्तीफा देना चाहता हूँ, उस समय क्या हुआ था? आपने एग्जैक्ट शब्द क्या कहे थे? मैंने यही कहा था कि इसमें मुझे कोई जस्टिफाइड नहीं लगता। जो भी मुझे पोजीशन दी गई है, मुझे ये
ठीक नहीं लग रहा, इसलिए मैं छोड़ रहा हूँ। इस बार तो सरकार ने 6 CPS बना दिए, आप अग्री करते हैं कि ये बनाने चाहिए थे? क्या आपको भी ऑफर मिला था कि आपको भी CPS बना देते हैं? मुझे तो कोई ऑफ़र नहीं मिला, और मिलने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता इसमें, इस तरह का ऑफ़र। बट इस पे मैं कोई ज़्यादा कमेंट्स नहीं करना चाहता, ये लीडरशिप का फैसला है। जी। आप हमेशा VIP को कल्चर को ख़त्म करने की बात करते हैं। आपने गनमैन रखने से भी इनकार कर दिया, पूर्व सरकार में आपने CPS वाली सुविधाएं भी नहीं ली। तो इस बार सरकार जिस तरह से बात कर रही है कि हम VIP कल्चर को ख़त्म करेंगे, राजेश धर्माणी अपने लेवल पर क्या सोचते हैं कि ऐसा सरकार को क्या करना चाहिए जिससे इस कल्चर पर थोड़ी सी रोक लगे? देखिए, हम जनता के नुमाइंदे हैं, विधायक एक एक वोट से बनता है, और जब जनता ही बनाते, हम जनता के ही आदमी हैं, तो फिर VIP बन के किसको दिखाएंगे? जी। पहली बात है। और दूसरी बात है कि जो जनता जिन परेशानियों का सामना करना पड़ता है उनको, जब हम एक ऑर्डिनरी व्यक्ति बनकर सड़क पे चलते हैं, किसी पब्लिक प्लेस पे जाते हैं, तो हमें उन कठिनाइयों का पता लगता है, उन परेशानियों का पता लगता है जो आम जनता फेस करती है और जो VVIP लोग हैं, जो बड़े ऊंचे पदों पे लोग बैठे हैं, अगर उनको भी वही हार्डशिप फेस करना पड़े, वही प्रॉब्लम्स फेस करना पड़े, तो स्वाभाविक है कि उन परेशानियों को, उन समस्याओं को सुलझाने में वो ज़्यादा प्रोएक्टिव होकर काम करेंगे, और सबको लेवल प्लेइंग फील्ड मिलेगी, सबको एक जैसी सुविधाएं मिलेंगी। आपने VIP कल्चर को अभी ख़त्म करने की बात की, आपने कहा कि हमें भी आम आदमी की तरह चलना चाहिए। कुछ दिन पहले सदन में बात हो रही थी फ्लैग रॉड्स को लेकर, आप इसका समर्थन करते हैं जो सदन में चर्चा हो रही थी? इसमें मैं ऐसा समझता हूँ, जब मैंने सदन में भी कहा था कि हर जो जो लोकतंत्र के 4 स्तंभ हैं, हर स्तंभ का अपना महत्व है, और विधायिका का विधायिका का जो रोल है वो बहुत महत्वपूर्ण है। हम जो समाज में पेंट अप इमोशंस होती हैं, लोगों में किन्हीं वजह से रोष उत्पन्न होता है, यहाँ तक कि जो एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी या मीडिया के माध्यम से भी जिन लोगों को थोड़ा सा एक नेगेटिव फीलिंग डेवलप हो जाती है, उन सब का गुस्सा हमारे ऊपर उठता है। अल्टीमेटली ये सारी चीज़ें हमारे ऊपर आती हैं, और जब चुनाव आते हैं तो लोग के अंदर जो गुबार होता है वो वोट के माध्यम से निकल जाता है। तो एक बहुत महत्वपूर्ण रोल है। अगर ये अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करने का, अपना गुबार निकालने का अगर ये माध्यम ना हो, तो अल्टीमेटली फिर रेवोल्यूशन जाती हैं। मतलब आपका मानना है कि जो विधायी कार्य, हालांकि विधायिका से जुड़े लोग हैं, उन्हें थोड़े बहुत अधिकार मिलने चाहिए? नहीं, थोड़े बहुत अधिकार तो जनहित में तो अधिकार काफ़ी दिए हैं और मिलने भी चाहिए, लेकिन जहाँ तक विधायकों की मान सम्मान की बात है, वो व्यक्तिगत नहीं होता, मैं ऐसा समझता हूँ। वो उस जनता के लिए समर्पित होता है जिन्होंने उनको वोट देके बनाया है, वो जनता को सम्मान होता है, ऐसा मैं समझता हूँ। आपने तो वीरभद्र सिंह की सरकार भी देखी, आप उसमें CPS भी रह लिए, और अब आप व्यवस्था परिवर्तन की सरकार भी देख रहे हैं। वीरभद्र सिंह और सुखविंदर सिंह सुक्खू में डिफरेंस कहाँ देखते हैं आप? हर व्यक्ति में डिफरेंस होता है, हर पर्सनैलिटी अलग होती है। यहाँ तक कि ट्विंस में भी अगर आप देखेंगे, उनकी लाइकिंग डिसलाइकिंग, काम करने का तरीका अलग होता है, तो थोड़ा बहुत तो अंतर दिखता है। आपने क्या पाया सर? नहीं, थोड़ा तो अंतर दिखता ही है। हमारे साथ तो यह है कि थोड़ा सा एक जो जनरेशनल गैप था वो नहीं है, क्योंकि हमने NSUI में इकट्ठे काम किया है, पिछले 34 सालों से हम संगठन में इकट्ठा काम कर रहे हैं, तो स्वाभाविक है कि वो गैप नहीं आता, मतलब फील नहीं होता। वीरभद्र जी बड़े हमारे से उम्र में काफ़ी बड़े थे, और इसलिए थोड़ा सा एक गैप रहता था। थोड़ा सा जनरेशनल गैप भी रहता है, क्योंकि उनके सोचने का तरीका हमारे सोचने के तरीके में थोड़ा सा अंतर होता है। उसी तरह से हमारे सोचने का और जो हमारे से
30-40 साल छोटे हैं, उनके बीच में जनरेशनल गैप है। जनरेशन गैप। सदन की अगर बात करें तो सदन में चर्चा हो रही थी एम्स को लेकर, आपने भी तर्क दिए, रणधीर शर्मा जी ने भी तर्क दिए। अब जनता किस पे विश्वास करे कि एम्स किसकी देन है? एम्स की परिकल्पना देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने की थी। दिल्ली एम्स को एक ऐसा ब्रांड डेवलप किया गया जिस पे लोगों को सबसे ज़्यादा भरोसा है, जहाँ बेस्ट मेडिकल फैसिलिटीज़ मिलती हैं। उसको कॉपी करने के लिए जो है कोशिश हो रही है। हालांकि इसमें जो दिल्ली एम्स है उस तरह का तो हॉस्पिटल मुझे नहीं लगता कि हम आने वाले 50 सालों में भी बना पाएंगे, लेकिन उसकी कॉपी हुई है। लेकिन ये एम्स जो है बहुत छोटे स्केल का है, इसमें सिर्फ 750 बेडेड हॉस्पिटल होगा। और ये आईजीएमसी शिमला से भी छोटा है, यहाँ 1200 बिस्तर का अस्पताल है। पीजीआई चंडीगढ़ मेरे ख्याल 2100 बिस्तर का अस्पताल है। लेकिन ठीक है, हमें सुविधा मिल रही है और लोगों को इसका फ़ायदा मिलेगा। आने वाले समय में जल्दबाजी में इन्होंने उसका उद्घाटन कर दिया चुनावों में लाभ लेने के चक्कर में। हालांकि अभी तक हालत ये है कि वहाँ से मरीज़ जो हैं वो शिमला, चंडीगढ़ या यहाँ तक कि कई डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के लिए भी रेफ़र होते हैं। और दूसरा मैं कहना चाहूँगा कि ये डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का फैसला था। जब हम कॉलेज पढ़ते थे उसमें सिर्फ 4 आईआईटी थी। एनआईटी में सिर्फ 520 टोटल स्ट्रेंथ होती थी, 4 मतलब सभी बैचेस को मिला के 105 का इनटेक था। आज अगर किसी आईआईटी में जाएंगे तो 5,500-6 हज़ार 10-10 हज़ार तक आपको स्टूडेंट मिलेंगे। आईआईटी के अंदर भी कई आईआईटीज़ खुली। तो डॉक्टर मनमोहन सिंह ने ये फैसला लिया कि जो देश के प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस हैं वो हर स्टेट में खोले जाएंगे। आपको याद होगा जब कांग्रेस की सरकार थी तो आईआईटी मंडी खुला, जिसका उद्घाटन तत्कालीन मंत्री श्री आनंद शर्मा जी ने किया था। और उसी तरीके से ईएसआईसी का मेडिकल कॉलेज खुला सुंदरनगर में, जिसका उद्घाटन ऑस्कर बर्नार्डी जी ने किया था। भाजपा सरकार दिल्ली में आने के बाद उन्होंने उसको चलाने से मना कर दिया, जो अब स्टेट गवर्नमेंट चला रही है। और सेंट्रल यूनिवर्सिटी का जो खोलने का फैसला था वो, और आईआईटी खोलने की घोषणा जो थी वो चिदम्बरम जी ने, जो वित्त मंत्री थे, वो ऐतिहासिक रिज मैदान पे उन्होंने की थी। आईआईएम खोलने का, एम्स खोलने का, ये फैसले कांग्रेस सरकार के थे कि हम हर स्टेट के अंदर एक इंस्टीट्यूट खोलेंगे। एम्स इसलिए एकदम नहीं खोले जा सकते क्योंकि फैकल्टी अवेलेबल नहीं है। और यही कारण है कि भाजपा के भी आज लगभग 9 साल पूरे होने को हैं, एक भी एम्स जो नए इन्होंने घोषणा की उसको फुली फंक्शनल नहीं कर पाए। अब एक अंतिम सवाल और बहुत ही चर्चित सवाल कि राजेश धर्माणी, हालांकि वीरभद्र सरकार में आप सीपीएस रहे, अब सुखविंदर सिंह सुक्खू के व्यवस्था परिवर्तन में मंत्रिमंडल की लिस्ट में, सेकंड लिस्ट में शामिल हैं या नहीं, इसका भी अभी तक नहीं पता। ऐसा क्या कारण है, आपको हाशिए पर क्यों रखा है? इसका जवाब तो मुख्यमंत्री जी और हमारी पार्टी हाईकमान दे सकती है। मैं तो नहीं बोल सकता उसके बारे में कुछ ही। आपसे बात हुई कि आपको मंत्रिमंडल में जगह दी जाएगी? तो गाए बगाए बात होती रहती है जी। लेकिन जो भी पार्टी का निर्णय है वो हमें मंजूर है। हमें काफ़ी सालों से, जैसे मैंने पहले कहा, 34 साल से पार्टी के साथ हम जुड़े हैं और लाइफ का ये मेरे ख्याल बेस्ट पीरियड होता है जो हमारी लाइफ का अभी समय जो उम्र है, तो कंट्रीब्यूट करने के लिए बेस्ट पीरियड है। बाकी पार्टी को देखना है, जो भी फैसला है वो पार्टी को ही लेना है। आपको मंजूर होगा? हाँ, हमें मंजूर है। संवाद भारत की सत्ता, सियासत और सियासी गलियारों की चर्चा में आज हमारे साथ घुमारवीं विधानसभा क्षेत्र से विधायक राजेश धर्माणी थे। तो बहरहाल संवाद भारत में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।